हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सॉल्व्ड मॉक पेपर। तो यहाँ पर आपको पता है कि 91 न्यू पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी हैं जेकेपीएससी द्वारा और इसका एग्ज़ाम भी अब जल्द ही होगा। तो इस पेपर में आपको ये पता है कि टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे 120 और मार्क्स भी 120 रहेंगे और टाइम यहाँ पर अलॉटेड रहेगा 2 आवर्स का। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 रहेगी इस क्वेश्चन पेपर में, और साथ ही साथ जो भी सही आंसर दिया जाएगा उसका 1 मार्क मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉक पेपर। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही आंसर चुनने की कोशिश करनी है और आखिर में बताना है कि कितने आपने सही आंसर चुने हैं, 120 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो दिए गए 2 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से सही है। तो पहला स्टेटमेंट है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी बिल लोकसभा में पेंडिंग रहता है वो लैप्स कर जाता है, यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है, उसको आगे फिर नहीं लिया जाता जब लोकसभा प्रोरोगेट करता है। प्रोरोगेट मतलब डिसकंटिन्यू होता है जब लोकसभा का सेशन कुछ समय के लिए, तो उसके बाद बिल को लैप्स कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बिल को फिर से आगे जब नया सेशन आता है उसमें लाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बिल राज्यसभा यानी कि अपर हाउस में पेंडिंग रहता है और वो जो है पास नहीं हुआ है लोकसभा में, वो लैप्स नहीं होता है जब लोकसभा का सेशन डिसॉल्व होता है यानी कि डिसकंटिन्यू होता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि जब भी राज्यसभा में बिल अभी पेंडिंग है और लोकसभा में वो पास नहीं हुआ है, तो लोकसभा का जब सेशन डिसॉल्व होता है तो उस टाइम पे वो बिल लैप्स नहीं होता। तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसके रिलेटेड और भी जो चीज़ें होती हैं वो आप पार्लियामेंट के जो एक चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का, वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको सारा कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सेकंड ओनली, सेकंड इज़ करेक्ट। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है और उसके बाद आपको आंसर चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। और दूसरा स्टेटमेंट है द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट है इसमें बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी जो होता है स्टेट का वो गवर्नर उसको अपॉइंट करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो कि जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, हायर ऑफिशियल्स होते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी बनते हैं स्टेट के, और उनको अपॉइंट करने का काम होता है वहाँ के सीएम का, चीफ मिनिस्टर का। तो बिल्कुल गवर्नर इनको अपॉइंट नहीं करता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि चीफ सेक्रेटरी जो होता है स्टेट का उसका फिक्स्ड टेन्योर होता है, बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। इसके टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द सीएम ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाता है वो है नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द मोंटेगो चेल्मसफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू। मोंटेगो चेल्मसफोर्ड प्रपोजल्स किससे रिलेटेड थे? सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो आपको पता है कि मोंटेगो चेल्मसफोर्ड, ये जो उस टाइम के मोंटेगो जो इंडिया का 1921 का जो ये एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1921, तो 1919 का जो एक्ट था वो फोर्स में आया था 1921 में। तो उस टाइम पे मोंटेगो जो था सेक्रेटरी था स्टेट ऑफ इंडिया का और लॉर्ड चेल्मसफोर्ड वाइसराय था इंडिया का। तो इन्होंने जो है
कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए थे, जिसको हम कहते हैं मोंटेगो ट्रांसफॉर्म्ड रिफॉर्म्स। और इस प्रपोजल में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाई गई थी, जैसे कि बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो है जो पावर्स हैं वो डिमार्केट कर दी गई थी। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने लाई थी मोंटेगो और चेम्सफोर्ड ने। तो यहाँ पर ये रिलेटेड थे, जो प्रपोजल्स थे इनके वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड थे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रियम्बल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया है। पहला ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो यहाँ पर जो ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि एम्बॉडीड नहीं है प्रियम्बल में, जो कि एम्बॉडीड वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं आया है, वो है इकोनॉमिक लिबर्टी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप सही आंसर आपने चुना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको सभी स्टेटमेंट्स को आराम से आप पढ़ेंगे और इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये सारे स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं, तो आपको बताना है कि राइट्स एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर आप सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए और बता दीजिए इसका आंसर। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर है राइट्स जो होते हैं वो क्लेम्स होते हैं सिटीजन्स के अगेंस्ट द, किसी भी स्टेट के अगेंस्ट जो राइट्स होते हैं उनका मतलब होता है कि वो उनके क्लेम्स हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो सही है वो है सी ऑप्शन, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडिड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट में जब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शंस आपके पास है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। तीसरा ऑप्शन है आपके पास सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क टू वर्कर्स। तो आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट में इन DPSP ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि जो पार्टिसिपेशन था वर्कर्स का इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट में वो ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट में इन टू द DPSP ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करेंगे। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ। राइट टू वोट और इलेक्ट होना इंडिया में ये कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट? तो इसका आंसर आपको बताना है। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड ये इंडिया में एक लीगल राइट है, सबके पास ये लीगली कोई भी जो है वोट करने का उसको अधिकार है और इलेक्ट होने का भी अधिकार है उसके पास। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है, उसका फीचर नहीं है। इंडियन फेडरलिज्म जिसमें सेंटर और स्टेट में पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपको बताना है। अब यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन है देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, यस इट इज़। उसके बाद पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, और ये भी इंडियन फेडरलिज्म का पार्ट है कि जो पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के बीच में क्लियरली डिवाइडेड हैं। तीसरा है द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, और जो भी फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनका अनइक्वली जो है राज्यसभा में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, बिल्कुल सही है। जो आखिरी ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। तो बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं होता है फेडरेटिंग यूनिट्स में। इंडियन फेडरलिज्म एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका गलत आंसर है, गलत ऑप्शन यहाँ पर है, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, लोकली जो पंचायत्स हैं, उनको हम बेस्ट एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो एज एक्सरसाइज है किसकी? इन फेडरलिज्म,
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की वो एक पार्ट है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन है, या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है, यानी कि वहाँ पर जो भी पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं किसी एक के पास ज़्यादा पावर्स नहीं है, जैसे कि सेंटर के पास जो पावर्स हैं, कुछ पावर सेंटर के पास हैं, कुछ स्टेट के पास हैं, और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो पंचायती राज है उसमें भी कुछ पावर्स दी गई हैं, यानी कि डेमोक्रेटिकली ये डिसेंट्रलाइजेशन रखी गई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। मेन एडवांटेज क्या रहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो पार्लियामेंट्री के हिसाब से जो गवर्नमेंट हमारी इंडिया की चलती है उसका एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके, तो उसके बाद आप आंसर बताएंगे। इसका जो सही आंसर है वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है इसका, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है लेजिस्लेचर को। तो जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं वो सारे जो भी हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनको कंट्रोल करता है, वो लेजिस्लेचर के थ्रू कंट्रोल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये अपने फंक्शंस के लिए एग्जीक्यूटिव। तो सी ऑप्शंस यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो इक्वालिटी रहती है सोसाइटी में उसमें कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जो कि जिससे एब्सेंस रहता है, कि उस इक्वालिटी जो है उसमें रुकावट आती है सोसाइटी में। तो ऑप्शंस हैं प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट्स, कंपटीशन या फिर आइडियोलॉजी। तो इक्वालिटी इन सोसाइटी जो है उसमें एक इम्प्लीकेशन जो है उसमें यह है कि इसमें एब्सेंस रहती है प्रिविलेजेस की। तो कोई भी जब भी इक्वालिटी रहती है सोसाइटी में तो किसी और को प्रिविलेज नहीं मिलता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो सही है वो है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स आपको बताने हैं, इनमें से कौन से हैं। पहला है लिमिटेशन ऑफ पावर्स, बिल्कुल ये इसका फीचर है कि पावर लिमिटेड रहती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के बिफोर हर एक इक्वल है। उसके बाद थर्ड है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लोगों की गवर्नमेंट की तरफ। तो रूल ऑफ लॉ में ये नहीं आता है, ये फीचर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, लिबर्टी और सिविल राइट्स ये भी रूल ऑफ लॉ में आता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर आपको चुनना हो तो ऑप्शंस जो सही हैं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स जो आपको सही लग रहे हैं वो है 1, 2 एंड 4। तो ये ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन, जो कि है 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट रहेंगे, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये सेफ गार्ड होता है कि कोई भी अपने चॉइस के हिसाब से मैरिज कर सकता है, अपनी चॉइस से शादी कर सकता है। तो ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 19, 21, 25 या फिर 29। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो आर्टिकल 21 होता है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 के तहत। तो यहाँ पर आप किसी भी पर्सन के साथ, अपने चॉइस के पर्सन के साथ आप मैरिज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 9th शेड्यूल जो था, जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर इंट्रोड्यूस हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई। तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से आप इसका आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज with the consent of all the state, with the consent of all majority of the state, with the consent of states concerned। तो यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन में कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है पूरे इंडिया के लिए या फिर किसी भी पार्ट के लिए इंडिया के,
तो उसके लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको क्या चाहिए, सभी स्टेट्स की कंसेंट चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स की कंसेंट चाहिए यानी रजामंदी चाहिए, या फिर जो कुछ स्टेट्स जो उसकी कंसर्न्ड में हैं उसकी उनकी रजामंदी चाहिए। तो आपको पता है कि कोई भी लॉ जब पास होता है तो जो भी स्टेट कंसर्न्ड रहती हैं उसमें उनकी रजामंदी हमें चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको, अकॉर्डिंग टू द J&K Reorganization Act 2019, लद्दाख यूटी इज़ नॉट गोइंग टू हैव कंट्रोल ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि J&K Reorganization Act 2019 आ चुका है। J&K को बाइफरकेट कर दिया गया था J&K एंड लद्दाख में आफ्टर दिस, एंड यहाँ पर ये बताया गया है कि लद्दाख को जो यूटी बना दिया गया था, तो लद्दाख यूटी के अंडर कौन सी चीज़ें अब नहीं आएंगी, इनमें से आपको बताना है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से नीचे जो स्टेटमेंट्स देंगे ओनली 1, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 एंड 4, इनमें से कौन सा जो है लद्दाख यूटी के अंडर अब नहीं है। तो आपको पता है इसका सही आंसर जो है वो है कि ये सारे जो हैं अब लद्दाख यूटी के अंडर नहीं है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ उनके अंडर नहीं रहेगा, पुलिस उनके अंडर नहीं रहेगी, लैंड जो होगा उसका कंट्रोल भी वहाँ पर लद्दाख यूटी के अंडर नहीं रहेगा, गवर्नमेंट जो सेंटर है उसके अंडर ये रहेगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली भी इनकी J&K में होगी, अपनी नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, 4। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जैसे कि IAS, IPS, एंटी करप्शन ब्यूरो, ACB, ये सब किसके कंट्रोल में रहेंगे। ये जो J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो सारी सर्विसेज हैं तो ये J&K यूटी से रिलेटेड ये जो है कि उसके अंडर रहेंगी या फिर सेंटर के अंडर रहेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर रहेंगी या फिर प्रेसिडेंट के अंडर रहेंगी ये सर्विसेज। तो आपको पता है कि ये जो सारी सर्विसेज हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा उसके अंडर रहेंगी ये सारी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है कि आफ्टर J&K रिऑर्गेनाइजेशन यूटी ऑफ J&K विल हैव लेजिस्लेचर लाइक। तो J&K यूटी का लेजिस्लेचर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कैसा होगा, चंडीगढ़ की तरह होगा, दिल्ली, पुडुचेरी की तरह, या फिर लद्दाख की तरह। यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। तो यूटी ऑफ J&K का लेजिस्लेचर जो है वो होगा पुडुचेरी की तरह, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में अब पूछा गया है कि वाई October 31 वॉज chosen as a day when both UT of J&K and UT of Ladakh came into existence because it was birth anniversary of। तो आपको बताना है कि अक्टूबर 31 ही क्यों चूज़ किया गया यूटी ऑफ J&K और यूटी ऑफ लद्दाख को फोर्स में लाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर ये बर्थ एनिवर्सरी थी VD सावरकर की, सरदार पटेल की, BR अम्बेडकर की, या फिर नरेंद्र मोदी की। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आपको पता है कि इसका सही आंसर है सरदार पटेल की यहाँ पर तब बर्थ एनिवर्सरी थी, जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इसीलिए जो है यूटी ऑफ J&K और यूटी ऑफ लद्दाख को ये यहाँ पर एग्जिस्टेंस में इस टाइम पे ही लाया गया, 31 अक्टूबर को ही लाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K विल रिमेन वेकेंट फॉर POK। POK के लिए कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो वेकेंट रहेंगी, 32, 27, 24 या फिर 29। तो 24 सीट्स जो हैं J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहेगी J&K की उसमें वैकेंट रहेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। आपको बताया कि आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो भी पार्ट है वो भी इन्वॉल्व रहेगा, कंप्यूटर्स का पार्ट रहेगा, रीजनिंग का पार्ट रहेगा, और थोड़ा सा कंप्रीहेंशन भी रहेगा। तो उससे रिलेटेड ही ये पूरा मॉक पेपर बनाया गया है। तो आपको अब अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 का, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज़ द। मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सा है पर्सनल कंप्यूटर के लिए जिसमें हम स्टोरेज करते हैं सबसे ज़्यादा, फ्लॉपी डिस्क, USB, थंब ड्राइव, जिप डिस्क या फिर पेन ड्राइव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है फ्लॉपी डिस्क जो है मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय। पहला कंप्यूटर माउस किसने बिल्ट किया था, डोगलस एंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश,
ओनियल, कूगर या फिर रॉबर्ट ज़वाकी। तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है डोगलस एंगलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन CPU एंड रैम टू स्पेंड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ CPU। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी इनमें से कौन सा ऐसा मीडियम है जो कि यूज़ होता है CPU और रैम के बीच में, ताकि वो स्पीड अप कर सके प्रोसेसिंग पावर को। CPU की जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज कर सके। वर्चुअल मेमोरी, DRAM, फ्लैश मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर है जो कैश मेमोरी है, ये एक ऐसा मीडियम है जो कि CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम के बीच में यूज़ होता है ताकि वो स्पीड अप कर सके प्रोसेसिंग पावर को CPU की। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड आर। परमानेंट मेमोरी के लिए कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि ये सारे जो हैं इस्तेमाल होते हैं परमानेंट मेमोरी के लिए कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स में। ये सारे कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं परमानेंट मेमोरी के लिए कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब आपको याद रखने हैं कि परमानेंट मेमोरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है कि कैपेसिटी जो है सुपर कंप्यूटर्स की ऑफ फ्लॉपी डिस्क वो कितनी रहती है। किसी भी फ्लॉपी डिस्क की जो सुपर कंप्यूटर्स में लगती हैं उनकी कैपेसिटी कितनी रहती है? 400 मेगाबाइट या फिर 500, 600 या फिर 700। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है 500। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज इज़। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज बताइए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फोर्ट्रन, पास्कल, कोबोल या फिर C++। तो आपको पता है कि सारी ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। फोर्ट्रन आपको पता है इसको हम कहते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। तो फोर्ट्रन जो पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि इन्वेंट की थी जॉन बैकस ने IBM 704 कंप्यूटर के लिए। तो ये जो है बिल्कुल इंग्लिश की तरह नहीं रहती है। पास्कल जो है ये वाली जो है एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि निकोलस वर्थ ने ये डेवलप की थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोबोल जो है ये बिल्कुल है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो क्या किया जाता है ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। इसकी फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं और गवर्नमेंट्स हैं इस का जो प्राइमरी डोमेन होता है बिजनेस, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं इस लैंग्वेज के उनको हम पैराग्राफ्स कहते हैं। जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज जो भी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उस इंग्लिश लैंग्वेज में हम पैराग्राफ्स कहते हैं। और इसमें सारे जो पैराग्राफ्स हैं वो टुगेदर एक सेक्शन बनाते हैं और इन सेक्शंस को हम डिवीजन कहते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर आपको पता होगा इस लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पर ये कोबोल लैंग्वेज जो है बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह रहती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्ट्रान इज़ नॉट यूज्ड फॉर। फोर्ट्रान जो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है ये किस लिए यूज़ नहीं होती है? पहला ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट दो दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है ड्राइंग पिक्चर्स, दूसरा स्टेटमेंट है कैरिंग आउट मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया कि जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को करने के लिए तो इस्तेमाल होती है पर पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल नहीं रहती है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ओनली वन। यहाँ पर इसका क्योंकि हमें ये बताना है कि फोर्ट्रान किस में यूज़ नहीं होती है, तो पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ नहीं होती है। तो ओनली वन जो है इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। पिक्चर्स बनाने के लिए ड्राइंग पिक्चर्स के लिए इस्तेमाल नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स 100101110 और 01100101, ये जो आपको 8 बिट्स का ग्रुप दिख रहा है इन दोनों में से जो है उसको हम क्या कहते हैं? बिट्स आपको पता है कि बिट्स जो हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है कि किसी भी कंप्यूटर मेमोरी के लिए बिट्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहता है कंप्यूटर मेमोरी का रहता है और इसकी वैल्यू 1 या फिर 0 इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको पता है इसका आंसर निबल, बाइट, बिट या फिर रोबोट। तो इसका सही आंसर है बाइट जो होता है वो रहता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है रिज्यूम क्रिएट करने के लिए? MS वर्ड, पेज मेकर, बोथ A एंड B या फिर जावा।
तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो रिज्यूम क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है वो रहती है दोनों MS वर्ड भी और पेज मेकर भी, यानी कि जो सी ऑप्शन है बोथ A एंड B इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। एक कंपाइलर जो रहता है कंप्यूटर के अंदर, जो कंपाइलर हम रखते हैं, वो क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में रहता है, उसको किस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है आपको ये बताना है। मशीन लैंग्वेज, एन एल्गोरिदम, डिबग्ड प्रोग्राम या फिर जावा। तो कोई भी जो कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है इसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो हमारा है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर आपके इस मॉक टेस्ट में। 120 क्वेश्चन का ये यहाँ पर 31st क्वेश्चन है। विच प्लेनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। कौन सा प्लेनेट रेड कलर का दिखता है स्काई में, जब नाइट स्काई होता है नाइट में ये रेड कलर का दिखता है। मरकरी, मार्स, जुपिटर या फिर सैटर्न। आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर जो है वो है मार्स जो है बिल्कुल रेडिश कलर का रहता है नाइट स्काई में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर आपको बताना है जो करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ प्लैनेट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर इक्वेटोरियल डायमीटर। इक्वेटोरियल जो भी उनका डायमीटर है उसके हिसाब से आपको बताना है कि सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक किसका डायमीटर, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है इन जो भी ऑप्शंस आपके दिए गए हैं चारों में से। मार्स, मरकरी, यूरेनस, अर्थ, या फिर दूसरा जो है अर्थ, मार्स, मरकरी, यूरेनस ये वाला सीक्वेंस है, या फिर मरकरी, यूरेनस, मार्स, अर्थ ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर है इक्वेटोरियल डायमीटर का इनका, या फिर यूरेनस, अर्थ, मार्स या फिर मरकरी। इसका सही आंसर है आपको पता है कि यूरेनस यहाँ पर इसका इक्वेटोरियल डायमीटर सबसे ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद अर्थ, फिर मार्स और फिर मरकरी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर जो बाकी PDFs भी हैं मॉक टेस्ट की और डिफरेंट जो भी MCQ सेशंस रहते हैं इस चैनल के ऊपर, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से जो भी लोकल विंड्स हैं चार ऑप्शंस में से, जो कि हॉट एंड ड्राई नहीं रहती है, हॉट एंड ड्राई जो नहीं रहती है वो लोकल विंड्स आपको बतानी कौन सी विंड है। सिरोको, मिस्ट्रल, खामसिन या फिर चिनूक। इनमें से कौन सी लोकल विंड्स जो हैं वो हॉट और ड्राई नहीं रहती। तो यहाँ पर मिस्ट्रल जो है, ये जो लोकल विंड है ये बिल्कुल हॉट और ड्राई नहीं रहती है। दोस्तों यहाँ पर ये जो चारों विंड्स हैं इसमें जो सही आंसर है वो है मिस्ट्रल लोकल विंड। यहाँ पर मिस्ट्रल लोकल विंड आपको पता है कि ये जो फ्रांस है, साउदर्न फ्रांस से ये ओरिजिनेट होती है और मेडिटेरियन सी की तरफ ये चलती है। तो ये जो विंड रहती है ये हॉट और ड्राई बिल्कुल भी नहीं रहती। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाता है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल ये एक वहाँ का लोकल नेम है, इसको नाम दिया गया है मिस्ट्रल, जिसका अगर मीनिंग बताया जाए तो वो होता है मास्टरली, यानी कि मास्टर रहती हैं ये विंड्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर। इंडियन टेरिटरी में कौन से 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं जो कि सबसे फेमस हैं, वॉल्केनो जहाँ से निकलते हैं इन आइलैंड्स में। तो यहाँ पर जो 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शंस में, पहला ऑप्शन है कावाराटी एंड न्यू मूर, बित्रा एंड कावाराती, पाम्बन एंड बारन या फिर नारकोंडम या फिर बारन। तो यहाँ पर आपको बताया कि नारकोंडम और बारन ये जो 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स रहते हैं ये इंडियन टेरिटरी के अंडर आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है उसके ईस्ट में यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आता है देश। थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपको पता है कि यहाँ के ईस्ट में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया आता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसमें आपको बताना है द हिल रेंज जो सेपरेट करती है मणिपुर को
फ्रॉम नागालैंड वो कौन सी हिल रेंज है? तो मणिपुर और नागालैंड को जो सेपरेट करती है हिल रेंज वो है बरेल हिल्स। बरेल हिल्स जो है सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है, वो इसको सेपरेट करती है मणिपुर और नागालैंड स्टेट को। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में ये रेंज नहीं है, कौन से हिल्स महाराष्ट्र में नहीं है? पहला है बालाघाट रेंज, सेकंड है हरिश्चंद्र रेंज, थर्ड है मांडव हिल्स और फोर्थ इज सतमाला हिल्स। तो महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा नहीं आपको बताना है। तो आपको पता है कि मांडव हिल्स जो हैं ये महाराष्ट्र में नहीं आते हैं। दोस्तों ये तीनों रेंजेस जो हैं बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला हिल्स ये सारे महाराष्ट्र में लाई करती हैं, पर जो मांडव हिल्स हैं ये लाई करते हैं मध्य प्रदेश में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया बिकॉज इट इज़। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसको हम हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया जो है उसका हार्ट कहते हैं। क्यों क्या हम कहते हैं इसको हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है नियर टू मेजर आयरन एंड स्टील सेंटर्स, यहाँ पर मेजर आयरन और स्टील सेंटर्स हैं। अ बिग लिंक ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, बिग लिंक है ये ऑफ रोड्स और रेलवेज़ के बीच में। मिनरल्स और पावर फ्यूल्स में ये बहुत रिच है, या फिर बहुत फर्टाइल है फॉर इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ये मिनरल्स और पावर फ्यूल्स में ये प्लेट्यू जो है सबसे ज़्यादा रिच है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, इनकी लेंथ के हिसाब से इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा। गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी ये 4 नदियां हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर जो लेंथ्स के हिसाब से इनका सही रहेगा। तो 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और बता दीजिए इसका आंसर। इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन है गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, महानदी और फिर तापी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी? इनमें से कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा यूज़ करती है जियोथर्मल एनर्जी का? न्यूजीलैंड, जापान, आइसलैंड या फिर रशिया? तो जियोथर्मल एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ जो करता है वो है आइसलैंड। दोस्तों जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के विदिन जो एनर्जी होती है, जो हीट निकलती है, वो जो है जियोथर्मल एनर्जी रहती है, उसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट चीज़ों के लिए किया जाता है और आइसलैंड में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल? इनमें से कौन सा सबसे लंबा रेलवे टनल है? तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर है टाना जापान। टाना जापान जो है सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42, अमंग्स द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है? इंग्लैंड, जापान, बोर्नियो या फिर न्यू गिनी? तो इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है आपको बताना है। अब तो आपको पता है पापुआ न्यू गिनी जो है इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका का अगर देखा जाए तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उसका कैपिटल क्या रहता है? कैप टाउन, जोहानिसबर्ग, किम्बर्ले या फिर प्रिटोरिया? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है साउथ अफ्रीका का वो क्या है? इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रिटोरिया जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रहता है। यहाँ से सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर चलती है साउथ अफ्रीका की। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि एडम्स ब्रिज कनेक्ट्स, एडम्स ब्रिज किसको कनेक्ट करता है? अमान एंड दमास्कस, धनुषकोडी यानी कि रामेश्वरम एंड तलाई मनार, इजराइल एंड जेरूसलम, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो आदम्स ब्रिज जो है, एडम्स ब्रिज, इसको हम आदम ब्रिज भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में। तो ये किसको कनेक्ट करता है? आपको पता है ये कनेक्ट करता है धनुषकोडी एंड तलाई मनार को, यानी कि जो श्रीलंका और जो साउथ इंडिया है उसके बीच में जो ये स्ट्रेट पड़ता है वहाँ पर ये आदम्स ब्रिज लोकेटेड रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग बिलोंग्स टू बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग? तो इनमें से कौन सी वेदरिंग की प्रोसेस मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग दोनों में आती है?
क्रिस्टलाइजेशन, एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन या फिर कार्बोनेशन, इनमें से कौन सी प्रोसेसेस वेदरिंग को बिलोंग करती हैं? दोनों, मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग को। मैकेनिकली यानी कि जो चीज़ें टूटती हैं उस वजह से जो वेदरिंग होती है, या फिर केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो वेदरिंग होती है, जो चीज़ें बाद में केमिकल्स की वजह से टूटती हैं, तो उसमें कौन सी इस प्रोसेस आती है? तो आपको पता है ये आती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स जो बनते हैं उस प्रोसेस में ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। मैकेनिकल वेदरिंग भी होती है और उसमें केमिकल जो चीज़ें रहती हैं वो भी इन्वॉल्व रहती हैं, केमिकल वेदरिंग भी रहती है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट है वर्ल्ड का। 4 ऑप्शन है, पैटागोनियन डिज़र्ट, टेक्ला मकान डिज़र्ट, ईरानियन डिज़र्ट या फिर तुर्कमैन डिज़र्ट। तो इसका आंसर आपको पता है कि जो लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट है वर्ल्ड का वो है पैटागोनियन डेजर्ट। पैटागोनियन डेजर्ट जो है अर्जेंटीना और चिली जो है साउथ अमेरिका में, ये जो 2 देश हैं इसके बीच में, ये ज़्यादातर अर्जेंटीना में ये लोकेटेड है, ये पैटागोनियन डेजर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट है वर्ल्ड का। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको बताना है फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ। फोल्डिंग किसका रिजल्ट रहता है? जो फोल्डिंग होती है, माउंटेन्स जो बनते हैं, वो किसका रिजल्ट होता है? एपीरोजेनेटिक फोर्सेस, कोरियोलिस फोर्स, ओरोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो आपको पता है कि जो फोल्डिंग है वो रिजल्ट रहता है ओरोजेनेटिक फोर्स का। ओरोजेनेटिक फोर्स जो रहती हैं माउंटेन फॉर्मिंग फोर्सेस रहती हैं, जो कि टेंजेंशियली जो है अर्थ सरफेस रहती है उसके टेंजेंशियली जो है ये एक्ट करती हैं ओरोजेनेटिक फोर्सेस, जिसकी वजह से जो है फोल्डिंग हो जाती है, माउंटेन्स बाद में बन जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैल्डेरा इज़ अ फीचर एसोसिएटेड विद। कैल्डेरा किस प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व रहता है ये फीचर? वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, फोल्डिंग ऑफ रॉक्स या फिर फॉल्टिंग ऑफ माउंटेन्स। तो आपको पता है कि कैल्डेरा जो होता है, जब भी वोल्केनोज जो इरप्ट होते हैं, तब जो इरप्ट होके जो वापस जो डिप्रेशंस बनाते हैं वो वोल्केनोज, उनको हम कैल्डेरा कहते हैं। तो कैल्डेरा एसोसिएटेड रहते हैं वोल्केनोज से। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये अब आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। यहाँ पर 49th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्ट्रक्चर्ड एंड शेप द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक्ट इनमें से जिसने स्ट्रक्चर किया था और शेप दी थी कोऑपरेटिव मूवमेंट को इंडिया में। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो हुए थे उसको शेप देने का काम, स्ट्रक्चर देने का काम कौन से एक्ट ने किया था? इनमें से आपको चारों एक्ट दिए गए हैं। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 का, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904 का, लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट 1883, एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट 1884। तो इनमें से कौन सा एक्ट जो था जिसने कोऑपरेटिव मूवमेंट को शेप किया था इंडिया में? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट जो कि क्रेडिट देती थी, 1904 में जो ये एक्ट आया था, तो इसने जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक शेप और स्ट्रक्चर दिया था। हाँ, यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन अगर देखे जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है केम फॉरवर्ड इन पास्ट 3 एक्ट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस टाइम पे 3 एक्ट्स पास किए थे। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट जो कि 1879 में इन्होंने पास किया था, उसके बाद लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट 1883 में पास किया था, और उसके बाद एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट 1884 में पास किया था। पर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था ये अपने स्ट्रक्चर और शेप जिसने दी व्हेन ब्रिटिश इनेक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 आया, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छे से स्ट्रक्चराइज और शेप इसको देने का काम किया था जब ब्रिटिश ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 को लाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसमें भी पहले आपको स्टेटमेंट्स जो हैं उसको कंसीडर करना है, जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं इन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो आपको कंसीडर करने हैं और उसके बाद आपको आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बताया गया है, इन 1958 द नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल NDC had recommended a national policy on cooperative societies। नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल जो है 1958 में इन्होंने नेशनल पॉलिसी को रेकमेंड किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। तो आपको ये बताना है ये वाला स्टेटमेंट सही है या फिर 1984 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड एन एक्ट टू रिमूव द
प्लेथरा ऑफ डिफरेंट लॉज गवर्निंग द सेम टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर 1984 में जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्ट इनेक्ट किया था ताकि वो रिमूव कर सके उन सभी लॉज को जो कि एक ही तरीके की सोसाइटीज़ को गवर्न करते हैं। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा सही है। ऑप्शंस आपके पास है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नॉर टू। तो यहाँ पर आपको आंसर, इसका सही आंसर अगर बताया जाए तो वो है बोथ वन एंड टू। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, PDF में आपको ये मिल जाएगी। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स इन 2002? ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल पॉलिसी का कोऑपरेटिव्स के ऊपर 2002 में? पहला ऑप्शन है प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, सपोर्ट और प्रमोशन प्रोवाइड करना कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट के लिए। रिडक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना, ट्रेनिंग करना और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो नेशनल पॉलिसी जो कोऑपरेटिव्स की 2002 में, इसमें सब कुछ ये आता था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाँ, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर कंसीडर करने आपको स्टेटमेंट्स जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला जो कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो है अंडर आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्विजिट्स दैट लिविंग वेज एक्स्ट्रा फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43 में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि लिविंग वेज जो है वर्कर्स के लिए दी जाएगी। उसके बाद राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड एज अ फंडामेंटल राइट। और दूसरा यहाँ पर ये बताया गया कि जो कोऑपरेटिव्स को बनाने का जो राइट है उसको हम फंडामेंटल राइट्स बता सकते हैं इन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के तहत, और आर्टिकल 19(1)(c एज अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस के तहत हम इसको फंडामेंटल राइट बता सकते हैं कोऑपरेटिव्स को बनाना। तो आपको ये बताने कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नॉर टू। इसका सही आंसर है दोनों ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों PDF में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो PDF आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली इमेज्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली इमेज्ड नहीं है? यहाँ पर जो भी कमेटीज़ बनाई गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वो यहाँ पर दी गई हैं। तो पहली कमेटी है विखे पाटिल कमेटी 2001, VS व्यास कमेटी 2001 एंड 2004, लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट 1883, एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट 1888। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सही आंसर है एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट 1888। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट जो था एक्चुअल में इनेक्ट हुआ था 1884 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? इनमें से कौन सा फीचर नहीं रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का? वॉलेंटरी मेंबरशिप, हाँ बिल्कुल ये तो रहती है फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। लीगल स्टेटस, लिमिटेड लाइबिलिटी, या फिर प्रॉफिट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर लीगल स्टेटस भी रहता है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी है इसकी, पर प्रॉफिट ओरिएंटेशन के लिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम नहीं करती हैं। तो चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 55। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि इनमें से कौन सा रिलेटेड है टू द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट? एक आदमी सिर्फ एक वोट दे सकता है। ये प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, या फिर सोशलिस्ट ओरिएंटेशन है ये। तो इनमें से ये यहाँ पर इसका आंसर है कि ये जो है ये डेमोक्रेटिक एक प्रिंसिपल है कि एक आदमी का एक ही वोट का ये प्रिंसिपल जो है रिलेटेड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर आपको दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर? इंटरेस्ट जो है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, इनमें से आपको चुनना है। इसका सही आंसर है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। हाँ, यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड। अब आपको बताना है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, या फिर जर्मनी? कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से।
यहाँ पर सबसे पहले ये बनाया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट यहीं पर आया था। इन इंडिया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? इंडिया में सबसे पहले ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का जो है ये पास कब हुआ था? 1919, 1949, 1904 या फिर 1912। तो आपको पता है कि 1912 में ये पास हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स रहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उनके पास क्या पावर रहती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी पावर नहीं कह सकते यहाँ पर, उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें बताने की कौन सी रहती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो भी मेंबर्स होते हैं उनके, उनमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है या फिर लिमिटेड उनकी लाइबिलिटी रहती है, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी रहती है या फिर जॉइंट लाइबिलिटी रहती है। तो आपको पता है कि इनकी लिमिटेड, ज़्यादा कोई लाइबिलिटी इनके ऊपर नहीं रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कोऑपरेटिव्स इन इंडिया फॉलो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आपको बताना है कि कोऑपरेटिव्स जो है इंडिया में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, सेंटर कंट्रोल करता है, या फिर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर यानी कि इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। यूनिटरी स्ट्रक्चर यानी कि जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसकी तरह यूनिटरी स्ट्रक्चर है, या फिर फेडरल स्ट्रक्चर है। तो आपको बताना है यहाँ पर कोऑपरेटिव्स जो भी हैं इंडिया की, यहाँ पर इनका फेडरल स्ट्रक्चर रहता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसमें जो पावर्स होते हैं वो एक ही सेंटर कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर्स इसमें रहती हैं कोऑपरेटिव्स में। क्वेश्चन नंबर 61, अपेक्स सोसाइटी रिप्रेजेंट्स। अपेक्स सोसाइटी क्या रिप्रेजेंट करती है? विलेज लेवल को रिप्रेजेंट करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल। अपेक्स सोसाइटी आपको बताना है ये स्टेट लेवल को ये रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 62, फॉर कोऑपरेटिव्स क्रेडिट सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव की जो क्रेडिट सोसाइटी है जो आपने पहले भी पढ़ी, तो ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं इनमें जो इंटरेस्ट रेट होता है डिपॉजिट्स के लिए वो कौन फिक्स करता है? इंटरेस्ट रेट जो होता है डिपॉजिट्स जो भी किया जाते हैं, डिपॉजिट्स जो भी यहाँ पर किए जाते हैं इन क्रेडिट सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ में, तो इसका इंटरेस्ट रेट कौन तय करता है? रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट, जनरल बॉडी या फिर आरबीआई। तो यहाँ पर इसका क्रेडिट रेट जो है वो फिक्स करता है रजिस्ट्रार। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है अब, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एडमिशन ऑफ मेंबर्स एंड एलोकेशन ऑफ शेयर्स इज डन बाय। एलोकेशन ऑफ शेयर्स की एलोकेशन और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें जो मेंबर्स, जो न्यू मेंबर्स आते हैं और शेयर्स जो भी एलोकेट होते हैं वो कौन करता है? सेक्रेटरी, मैनेजिंग कमेटी, प्रेसिडेंट या फिर जनरल बॉडी। तो आपको पता है कि मैनेजिंग कमेटी जो भी रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो पूरे जो भी मेंबर्स उसमें एडमिशन करने हैं, लाने हैं, या फिर जो भी शेयर्स हैं उनको एलोकेट करने का काम ये मैनेजिंग कमेटी करती है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स को हम क्या कहते हैं? और तो अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स को हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, कोऑपरेटिव बैंक्स दैट फॉल अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 आर कंट्रोल्ड बाय। कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि फॉल करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो होता है 1949 का, उसके अंडर ये जो फॉल करते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? नबार्ड, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर नन ऑफ द अबव। तो कोऑपरेटिव बैंक जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये रेगुलेट होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 66, द प्रिंसिपल फॉलोड इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो कौन सा है? नो वोट, वन मैन वन वोट, मल्टीपल वोट्स या फिर वन शेयर वन वोट। तो आपने अभी पढ़ा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो है वन मैन वन वोट। दोस्तों अब हमारे पास अगली सेक्शन जो है इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर बताया गया है, फॉर नॉर्मल गुड्स इफ कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस डिमांड कर्व शिफ्ट्स। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी नॉर्मल गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि इनकम अगर इंक्रीज़ कर रही है, तो डिमांड कर्व जो रहता है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, रिमेन सेम या फिर नन। तो आपको पता है कि जब भी इनकम इंक्रीज़ होगी कंज्यूमर की, तो जो भी डिमांड रहेगी वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो जो कर्व रहेगा डिमांड कर्व का वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर इन्फीरियर गुड्स एज इनकम इंक्रीजेज डिमांड कर्व शिफ्ट्स इन। अब जो कुछ इन्फीरियर गुड्स हैं
यानी कि लो क्वालिटी के गुड्स जो कंज्यूम पहले किए जाते थे, जब किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम जो थी वो लो थी, अगर मगर अब उसकी इनकम जो है इंक्रीज़ कर चुकी है, पर अब आपको ये बताना है कि इन्फीरियर गुड्स के लिए उसकी डिमांड कर्व किस तरफ मूव करेगा, ज़्यादा बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, सेम या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी कि इसकी डिमांड जो है इन्फीरियर गुड्स की वो कम हो जाएगी, वो अच्छे गुड्स यानी कि नॉर्मल गुड्स से ज़्यादा जो हाई क्वालिटी के गुड्स जो हैं और नॉर्मल गुड्स भी वो कंज्यूम करेगा, पर इन्फीरियर गुड्स वो कंज्यूम नहीं करेगा। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड डिमांड कर्व शिफ्ट्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब भी अब यहाँ पर बताया गया है कि जब भी जो सब्सटीट्यूट गुड है, यानी कि कोई भी, जैसे अगर हम टी कंज्यूम कर रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट है कॉफ़ी, तो अगर कॉफ़ी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, तो टी का डिमांड कर्व यानी कि टी की डिमांड क्या हो जाएगी, किस तरफ वो शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, सेम या नन। आपको बताया कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड जो है जैसे कि कॉफ़ी है, उसकी डिमांड, उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम ज़्यादा कंज्यूम तो टी ही करेंगे, तो उस वजह से जो है टी की डिमांड बढ़ जाएगी और उसका जो शिफ्ट है कर्व का वो राइट वर्ड की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जो प्राइस में जो इलास्टिसिटी रहती है, चेंज रहता है डिमांड का, इज़ मेजर ऑफ, वो किसका मेजर रहता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ प्राइस फॉर गुड, गुड की प्राइस की जो रिस्पॉन्सिवनेस रहती है, वो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर गुड टू चेंजेस इन प्राइस, जो गुड की डिमांड रहती है रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से जो भी प्राइस में उसमें चेंज होती है, या फिर नॉन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस ऑफ गुड, यानी कि डिमांड की कोई भी रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहती है वो गुड, जब प्राइस जो है गुड की चेंज होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है डिमांड का, वो रिस्पॉन्सिवनेस होती है डिमांड की फॉर गुड टू चेंजेस इन प्राइस, प्राइस में जो चेंज होता है और उसमें इसके साथ जो डिमांड की जो चेंज रहती है रिस्पॉन्सिवनेस में आती है उसकी, तो उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स इज़ ऑफ्टन फाउंड टू बी, जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, तो उसके लिए जो डिमांड है वो क्या रहती है, इलास्टिक रहती है, इन इलास्टिक रहती है, स्ट्रेट रहती है, या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, जो भी डिमांड रहती है एसेंशियल गुड्स की, जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुड्स रहते हैं हमारे लिए, जो डे टू डे लाइफ में हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनकी डिमांड जो है हमेशा जो है इलास्टिक नहीं रहेगी, क्योंकि चेंज होती नहीं रहेगी, ये इन इलास्टिक रहेगी, क्योंकि वो डिमांड जो है हमेशा से जो है हम रहेगी ही रहेगी, चाहे उनकी प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े, तो इन इलास्टिक उनकी डिमांड रहेगी। प्राइस इलास्टिसिटी जो है प्राइस के हिसाब से, प्राइस पे वो डिपेंड नहीं करेगा उनकी डिमांड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन शॉर्ट रन हाउ मेनी प्रोडक्शन फैक्टर्स एट लीस्ट कैन नॉट बी वेरीड। अगर शॉर्ट रन में देखा जाए तो कितने प्रोडक्शन फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी प्रोडक्शन फैक्टर्स के पीछे लगते हैं, जो भी चीज़ें लगती हैं, शॉर्ट रन में अगर देखा जाए तो कितने प्रोडक्शन फैक्टर्स को वेरी नहीं किया जा सकता, अगर बिल्कुल वेरी नहीं किया जा सकता, 1, 2, बोथ या फिर नन, तो इसका सही आंसर है एक प्रोडक्शन फैक्टर्स को एटलीस्ट चेंज नहीं किया जा सकता शॉर्ट रन में अगर देखा जाए तो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ नेशन आर डन बोथ बाय द प्राइवेट एंड पब्लिक टुगेदर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है किसी भी नेशन की वो की जाती हैं, प्राइवेट के हिसाब से भी होते हैं और पब्लिक, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ग्लोबलिस्टिक इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको पता है इसका सही आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी इसको हम कहते हैं, क्योंकि जो भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है वो दोनों साथ में काम करते हैं, तो इस इकोनॉमी में, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अक्यूमुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम इज टर्म्ड एज। यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी क्वांटिटी रहती है कमोडिटी की, कमोडिटी जो भी उसकी क्वांटिटी रहती है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उसको जब हम अक्यूमुलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जो भी क्वांटिटी गुड्स जो हैं जब हम लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन, स्टॉक, वेरिएबल या फ्लो। आपको पता है कि जब भी कमोडिटी को हम, यानी कि गुड्स को हम जब लाते हैं उसको बिजनेस के लिए, तो उसको हम स्टॉक कहते हैं।
हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई द फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल जो कि चेंज होता रहता है, उस आपको बताना है कौन सा है। मनी सप्लाई, एसेट्स, इनकम या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फ्लो वेरिएबल इनमें से है इनकम, जो कि चेंज होता है। अ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, आइडेंटिफाई द सेक्टर्स ऑफ टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल के कौन से सेक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हैं ऑप्शंस आपके पास हैं। हाउस होल्ड्स और फर्म्स, ये टू सेक्टर मॉडल का एग्जांपल है, या फिर प्राइवेट एंड पब्लिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या फिर फर्म्स एंड गवर्नमेंट। तो आपको बताया कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स जो होते हैं वो ये टू सेक्टर मॉडल है, जिसमें हाउस होल्ड इन्वॉल्व रहते हैं। जो भी इनकम हाउस होल्ड्स की आती है वो फर्म्स में काम करने से आती है, और फर्म्स में जो भी प्रॉफिट रहता है वो हाउस होल्ड्स के काम करने की वजह से वो कमाते हैं। तो टू सेक्टर मॉडल ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ मूव करते हैं। सर्कुलर मॉडल, फ्लो मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स एन ओपन इकोनॉमी। एक कौन सा सर्कुलर फ्लो मॉडल है जो कि ओपन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कुलर फ्लो मॉडल है। टू सेक्टर मॉडल है, थ्री सेक्टर मॉडल है, फोर सेक्टर मॉडल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो सारे टाइप के मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, उनमें से ओपन इकोनॉमी की को रिप्रेजेंट कौन सा मॉडल करता है। आपको पता है कि फोर सेक्टर मॉडल जो है वो ओपन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बताना है कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम। नेशनल इनकम जो जीडीपी हमारी रहती है उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारा कहाँ से आता है। प्राइवेट सेक्टर से, लोकल सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है, हम सबसे ज़्यादा इनकम हमारी नेशनल इनकम वो हमारी प्राइवेट सेक्टर से ही आती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ फीचर इन अ स्ट्रक्चरली अगर अनएम्प्लॉयमेंट ये जो है ये किसका फीचर है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिक सोसाइटी है, सोशलिस्टिक सोसाइटी जब हो जाती है, या फिर डायनेमिक सोसाइटी चेंज होती रहती है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का ये फीचर है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, डायनेमिक सोसाइटी जो रहती है, जो चेंज होती रहती है, उसका ये फीचर रहता है कि स्ट्रक्चरली जो है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है स्टैगफ्लेशन कंबाइंस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विद। स्टैगफ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंबाइन करता है विद होम। स्टैग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, या फिर प्राइस। तो स्टैगफ्लेशन अपना रेट ऑफ इन्फ्लेशन को किसके साथ कंबाइन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया कि जो स्टैगफ्लेशन होती है ये होती है बिकॉज ऑफ जो स्टैग्नेशन होती है। स्टैग्नेशन मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, उस वजह से जो स्टैगफ्लेशन जो है वो होती है। यहाँ पर प्राइसेस जो है, इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई हो जाती है। तो इस वजह से जो है स्टैगफ्लेशन इसको हम कहते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो इंक्रीज़ होता है विद स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बिल्कुल भी नहीं होती है इसमें। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपको पूछे गए हैं। यहाँ पर इसमें से यहाँ पर बताना है आपको, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ अपना एग्रीमेंट साइन किया है कोऑपरेशन के लिए। पहले मिशन जो है मिशन गगनयान में पहला जो मेन्ड स्पेस मिशन रहेगा ये, उसकी कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ किया है। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, या फिर जापान। आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर आप बता दीजिए। सही आंसर है फ्रांस के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब आपको बताना है कि रिसेंटली विच स्टेट हैज़ plans to provide tap water connection to all rural families by 2021-2022। इनमें से कौन सी स्टेट जो है टेप वाटर सब हर एक रूरल फैमिलीज़ को प्रोवाइड करेगी 2021-2022 तक। मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, या फिर सिक्किम। तो ये जो योजना है ये लाई गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड SCRI इनिशिएटिव विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से किस कंट्री ने SCRI इनिशिएटिव जो है लाया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर चाइना, USA, इंडिया, या फिर फ्रांस। तो आपको पता है इसका आंसर SCRI इनिशिएटिव जो है इंडिया ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया गया है, लॉन्च किया गया है। दोस्तों SCRI जो है ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है इंडिया ने लिया है
विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ, ताकि जो सप्लाई चेन्स हैं, जो भी गुड्स जो भी इनको सप्लाई करने होते हैं, उसमें जो है अच्छी खासी वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इसको इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि चाइना के साथ इनका जो डिपेंडेंस रहता है इंडिया का सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के लिए, तो उसको कम करने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है। विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी ने अंडर सी केबल, जिसको हम कहते हैं फर्मीनिया, अंडर सी केबल फर्मीनिया को लगाया है, बिल्ड किया है, ताकि वो कनेक्ट करे लैटिन अमेरिका को और यूएस को। लैटिन अमेरिका और यूएस की जो स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ये जो अंडर सी केबल को बिल्ड किया गया है किस कंपनी द्वारा? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है गूगल। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, विच इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैज़ वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर 2021? पुलिट्जर प्राइज 2021 जो जर्नलिस्ट का अवार्ड है, ये किसने जीता है? सौम्या अग्रवाल, मेघा राजागोपालन, के मेनन, स्वामी रामेश्वरम। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से इंडियन ओरिजिन के जर्नलिस्ट ने पुलिट्जर प्राइज़ जो है जीता है 2021 के लिए? तो सही आंसर है मेघा राजा गोपालन। तो आपको ये पता है कि इन्होंने एक्सपोज किया था चाइना के उगर मुस्लिम्स की जो डिटेंशन कैंप्स, जो चाइना ने इनको डिटेंशन में रखा था उगर मुस्लिम्स को, उसको एक्सपोज करने के लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला है मेघा राजा गोपालन को। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच सदर्न स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंटर्स फॉर्म लॉज? सेंटर के जो फॉर्म लॉज जो भी पास हुए थे, फॉर्म रिफॉर्म लॉज, जो कि जिनका प्रोटेस्ट जो है बहुत ज़्यादा किसानों ने किया है उसके अगेंस्ट, तो उसी के अगेंस्ट जो कौन सी स्टेट है उसने अपनी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट द सेंटर फॉर्म लॉज, ताकि वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो कौन सी स्टेट है ये? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो इसका सही आंसर केरला में ये पास हुआ है रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको बताना है कि कोविशील्ड जो पहली वैक्सीन है जो कि इमरजेंसी यूज़ के लिए इस्तेमाल होगी, मैन्युफैक्चर की गई है किस कंपनी द्वारा? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज लैब? सही आंसर है इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, ड्यू टू सडन सर्ज इन प्राइस ऑफ लोकल राइस विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड टू इम्पोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया आफ्टर डेकेड? एक डेकेड के बाद यहाँ पर कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी यहाँ पर लोकल जो वहाँ पर राइस प्रोड्यूस होती है उसकी प्राइस क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है, तो उस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वो इंपोर्ट करेगा राइस को इंडिया से आफ्टर अ डेकेड। इन्होंने ये फैसला लिया है। तो यूएस से, कनाडा, जापान या वियतनाम? तो यहाँ पर वियतनाम ने ये फैसला लिया है, जो कि थर्ड प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। पर फिर भी इनको यहाँ पर क्योंकि सडन प्राइस जो है इंक्रीज़ कर गया था, उस वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वो राइस को इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन नंबर 89, इन विच इंटरनेशनल बॉडी इंडिया हैज़ रिसेंटली कमेंस्ड इट्स 2-year टेन्योर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर? तो कौन सी इंटरनेशनल बॉडी में इंडिया ने अभी 2 साल का टेन्योर जो है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर शुरू कर दिया है? WHO, WTO, UNSC या फिर UNECO, SOC? तो यहाँ पर UNSC जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर में 2 years का टेन्योर जो है इंडिया ने शुरू कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच टेलीस्कोप कैप्चर्ड द M87 ब्लैक होल विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड्स? यहाँ पर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन से टेलीस्कोप द्वारा M87 जो ब्लैक होल, यहाँ पर इसका नाम जो ब्लैक होल का नाम है, विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड से इसको कैप्चर कर लिया है। इस कौन से टेलीस्कोप ने M87 ब्लैक होल को अपनी मैग्नेटिक फील्ड से कैप्चर किया है? हबल, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप, जायंट मैगेलन टेलीस्कोप, 30 मीटर टेलीस्कोप? सही आंसर है इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप द्वारा इसको कैप्चर जो है कर लिया गया है। कौन सी कंट्री है जिसने जो शुगर और कॉटन को
इंपोर्ट करने का जो प्रपोज़ल था इंडिया से रिजेक्ट कर दिया है कि वो अब इंडिया से शुगर और कॉटन को इंपोर्ट नहीं करेंगे। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर चाइना। तो आपको पता है इसका आंसर। कौन सी ऐसी कंट्री जो ऐसा कर सकती है? वो एक ही कंट्री है, वो है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ मूव करते हैं। एन प्रोटीन हैज़ बीन फाउंड टू बी द एसोसिएटेड विद व्हाट? एन प्रोटीन किस में एसोसिएटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है? कोरोना वायरस के साथ, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में ये होता है, या फिर प्लांट न्यूट्रिएंट में एन प्रोटीन पाया जाता है, या फिर माल न्यूट्रिशन। तो एन प्रोटीन पाया गया है कोरोना वायरस में, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है अभी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। एज पर द रिसेंट आरबीआई गाइडलाइंस, लैंडिंग बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू विच इंस्टीट्यूशंस आर कंसिडर्ड एज प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग? तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आरबीआई गाइडलाइंस जो अभी आई थी उसके हिसाब से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो वो लैंडिंग करते हैं, तो कौन से इंस्टीट्यूशंस के लिए सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी? रीजनल रूरल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, या फिर पेमेंट बैंक्स को? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है माइक्रो फाइनेंस। जो छोटे छोटे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होंगी उनको ज़्यादा लैंडिंग दी जाएगी। अभी जो रिसेंट आरबीआई गाइडलाइंस आई थी, जो लैंडिंग होगी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया था पहला इंडिया का सीवेज सर्विलेंस सिस्टम? सीवेज सर्विलेंस सिस्टम कौन सी ऐसी पहली सिटी है इंडिया की, या स्टेट हम कह सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो पहला सिटी सीवेज सर्विलेंस सिस्टम जो है कौन सी स्टेट में आया था? ये आया था कर्नाटका में सबसे पहले अभी आया है ये। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको बताना है खर्ग द लार्जेस्ट वॉरशिप ऑफ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कॉट फायर एंड सेंक गल्फ ऑफ ओमान? गल्फ ऑफ ओमान में कौन सा अभी जो वॉरशिप जो है, सबसे बड़ा वॉरशिप जो था ये किसी कंट्री का था, तो जिसका नाम था खर्ग। तो ये किस कंट्री का सबसे बड़ा वॉरशिप था? इराक का, ईरान का, ओमान का, फिर कतार का? तो ये था ईरान का सबसे बड़ा वॉरशिप खर्ग। ये आपने याद रखना, जो कि अभी जो है यहाँ पर इसको आग लगी और यहाँ पर ये बिल्कुल डूब गया गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान आपको पता है ईरान और ओमान के बीच में है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डूब गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इज़ द होस्ट कंट्री फॉर 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशंस ऑन जून 5? तो यहाँ पर आपको बताना है कि अभी जो जून 5 को होस्ट कंट्री थी 2021 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशंस के लिए, वो कौन सी थी? यूएसए, चाइना, पाकिस्तान या फिर रशिया? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है पाकिस्तान। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जो कि होस्ट कंट्री थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के सेलिब्रेशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ मूव करते हैं। विच इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप हैज़ अनाउंस्ड द मिनिमम ग्लोबल टैक्स ऑन मल्टी नेशनल कंपनीज? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंट के बाहर भी आता है ये ग्रुप, उसने अनाउंस किया है कि जो मिनिमम ग्लोबल टैक्स रहेगा मल्टी नेशनल कंपनीज़ के ऊपर रहेगा। तो मल्टी नेशनल कंपनीज़ के लिए मिनिमम ग्लोबल टैक्स रहेगा। तो कौन सी इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ने ये अनाउंस किया है? ब्रिक्स ने, G7 ने, यूरोपियन यूनियन या फिर G20? तो आपको पता है कि G7 कंट्रीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ जो आती हैं इसमें, यूएसए, कनाडा, चाइना, जापान, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये इसमें आती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, फ्रांस वगैरह, ये सब आती हैं इसमें। तो इन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये जो ग्लोबल टैक्स जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए सबसे बहुत मिनिमम लगेगा। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। लुइस ग्लक जो थे इन्होंने अभी नोबेल प्राइज़ जीता था 2020 में फॉर लिटरेचर के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। ये किस कंट्री के हैं लुइस ग्लक? रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के ये लुइस ग्लक हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है ओरछा the city which is included in the UNESCO World Heritage Cities list is located in which state? ओरछा जो कि यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ लिस्ट में आती है, ये किस स्टेट में है? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो ओरछा है लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। 100th क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर इसकी कौन होस्ट थी?
जहाँ पर कौन सी कंट्री इसकी होस्ट रही थी? अभी जो मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स जो है मीटिंग हुई थी इनकी, तो कौन सी कंट्री इनकी होस्ट रही थी? सिटी यहाँ पर बताना है आपको, टोक्यो जापान, टोक्यो बीजिंग, मॉस्को या फिर न्यू दिल्ली। तो आपको पता है कि ये जो अभी मीटिंग हुई थी ये हुई थी रशिया में, जहाँ पर मॉस्को सिटी में इनकी ये मीटिंग हुई थी। अगले क्वेश्चन में अब आपको बताना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे गए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नाउन एज वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इन अर्ली टाइम्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे किस यहाँ पर जो 4 प्लेसेस दिए गए हैं इनमें से इसको वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहा जाता था? मुंबई, सूरत, पनाजी या फिर पुणे? तो इनमें से सही आंसर है सूरत को हम वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहते थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताया गया है, इन कॉन्टेक्स्ट विद द परमानेंट सेटलमेंट्स ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट्स जो बंगाल में हुई थी, जो कि कॉर्नवालिस ने जो इंट्रोड्यूस किया था, तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है, पीजेंट्स वर पुट अंडर द मर्सी ऑफ जमींदार। पीजेंट्स जो भी वहाँ पर मजदूर थे उनको ज़मींदार जो थे उनकी दया पर छोड़ दिया गया था। ज़मींदार्स और मेड अलाइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ज़मींदार्स को जो है अलाइज बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको अलाइज बनाया गया था, जवाबदार बनाया गया था। या और थर्ड है यहाँ पर, दिस सिस्टम सिक्योर्ड अ स्टेबल इनकम फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। इस सिस्टम से इनको स्टेबल इनकम मिलने लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ऑप्शंस आपके पास हैं ओनली 1, 1, 2, 1, 2, 3 या फिर 2 and 3। तो सी ऑप्शन यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट मेड गांधी जी टू अंडरटेक अ फास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार गांधी जी ने फास्ट कब लिया था? टिल डेथ इन्होंने ये जो है ये फास्ट लेने का फैसला लिया था उस टाइम पे। तो कौन सा डिस्प्यूट उस समय हुआ था? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुए थे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, पंजाब अनरेस्ट या फिर पूना पैक्ट? तो अहमदाबाद में जो मिल में स्ट्राइक हुई थी, जो मज़दूर वहाँ पे थे उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो भी अत्याचार किए जा रहे थे उसके विरोध में जो स्ट्राइक हुई थी, उसमें इन्होंने ये फैसला लिया था, वो फास्ट करने का फैसला लिया था पहली बार। क्वेश्चन 104 में आपको बताना है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये बुक किसने लिखी है? गणेश शंकर विद्यार्थी, एस श्रीनिवास अयंगर, मदन लाल धिंगरा या फिर विनायक दामोदर सावरकर? तो ये आपको पता है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर ने। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो साइमन कमीशन था उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको इनकॉर्पोरेट किस में किया गया था? इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, माउंटबेटन प्लान में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या फिर अगस्त ऑफर में? तो जो भी रिकमेंडेशंस साइमन कमीशन ने 1929 में दी थी वो इनकॉर्पोरेट की थी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था जो भी रिकमेंडेशंस आई थी साइमन कमीशन द्वारा। 106 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, अंडर विच हुज लीडरशिप जैनिज्म स्प्रेड इन साउथ इंडिया? कौन से किसके लीडरशिप में जैनिज्म सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में फैला था? सालवाहु, भद्रबाहु, अशोका या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपको पता है कि जैनिज्म जो है फैलाया था भद्रबाहु ने साउथ इंडिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चोलाकिया किंग पुलक्सिन II डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? हर्षवर्धन को चोलाकिया किंग पुलक्सिन II ने डिफीट किया था, तो किस रिवर के बैंक्स पर ये युद्ध हुआ था और वहाँ पर इसने डिफीट किया था? नर्मदा, कावेरी, निरंजना या फिर रिजुपालिका? यहाँ पर सही ऑप्शन है नर्मदा। 108th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग पालवा किंग रोट द फेमस बोलेस्क्यू माता विलासा प्रहसना? तो इनमें से आपको बताना कि किसने ये पालवा किंग कौन था जिसने ये बुक ये लिखा था माता विलासा प्रहसना? तो 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। सही आंसर है महेंद्र वर्मन 1। क्वेश्चन नंबर 109 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी किंगडम जो थी साउथ इंडिया की सबसे ज़्यादा इनकी सबसे अच्छी नेवी उस वक्त हुआ करती थी? पांड्याज, चोलाज, पालवाज या फिर चोलक्याज? तो इन किंगडम में से जो साउथ इंडिया की किंगडम से सबसे अच्छी नेवी रहती थी चोलाज की। क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन आ चुका है। ड्यूरिंग हुज रीन गंधारन स्टाइल ऑफ आर्ट
फ्लरिश, गंधारन स्टाइल जो था आर्ट का वो किसके रीन में सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ था? गुप्तास, हुनास, सातवाहनास, कुशान्स। तो सबसे ज़्यादा गंधारन स्टाइल जो फैला था वो फैला था कुशन्स के टाइम पे। दोस्तों ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग के जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, आखिर में बताया गया है। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में ये भी आपको आएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग से और कॉम्प्रिहेंशन से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग के भी मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको ये इस सीरीज़ दी गई है, नंबर सीरीज़ 36, 34, 30, 28, 24 और उसके बाद अगला नंबर आपको बताना है क्या क्या आएगा। तो आपको पता है यहाँ पर पैटर्न जो चल रहा है, यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर जो हैं ये सब्ट्रैक्शन सीरीज़ है, यानी कि पहले जो है 36 में से 2 माइनस किया गया है, उसके बाद अगला जो है उसमें से 4 माइनस किया गया है और उसके बाद फिर से 2 माइनस किया गया है, उसके बाद इसी तरीके से चल रहा है। तो 28 में से 4 माइनस करके 24 आया है, तो 24 में से हमने माइनस करना है 2 आएगा 22, बी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स? इनमें से कौन सा वर्ड दूसरों के साथ नहीं मिलता है? इंच, ऑन्स, सेंटीमीटर और यार्ड। एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। सही आंसर है बहुत ही सिंपल, एन ऑन्स इसका सही आंसर है। ऑन्स इसलिए क्योंकि ऑन्स जो है ये लेंथ को मेजर करता है और बाकी ऑन्स जो है ये वेट को मेजर करता है और ये सारे जो इंच, सेंटीमीटर और यार्ड ये लेंथ को मेजर करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113 से लेकर 114 तक यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, उनके हिसाब से आपको फॉलो करना है। 2 क्वेश्चंस की डायरेक्शंस हैं। इन दिस सीरीज यू विल बी लुकिंग एट बोथ द लेटर पैटर्न एंड नंबर पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स इन द मिडल ऑफ द सीरीज और एंड ऑफ द सीरीज। यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर लेटर पैटर्न भी हो सकता है और नंबर पैटर्न भी हो सकता है। आपको सीरीज में के मिडल में जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 113 है, यहाँ पर SCDTEFUGH बीच में आपको खाली दिया गया है और उसके बाद WKL, तो उसके हिसाब से आपको इस सीरीज़ को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको बताया कि STUVW पहला लेटर अगर देखें आप तो यहाँ पर कॉमन है STUV, V यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये पहले यहाँ पर S है, फिर यहाँ पर T है, उसके बाद U है, तो यहाँ पर आ जाएगा V। उसके बाद यहाँ पर जो आप देखें CDEFGH, तो यहाँ पर आ जाएगा IJ, तो VIJ जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ ये जो यहाँ पर इसी का जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 ELFAGLHAILJA, उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करनी है ये सीरीज ऑफ MLNA। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला लेटर दूसरा लेटर है और फोर्थ लेटर है L और A, ये सब में कॉमन है LA और LA, सेकेंड और फोर्थ लेटर कॉमन है। उसके बाद अगर पहला लेटर देखा जाए तो पहले है E, पहला लेटर इसमें है E। उसके बाद सेकेंड अगर सीरीज़ देखी जाए तो उसमें है एक लेटर छोड़ के है G, थर्ड में है एक लेटर छोड़ के I, तो उसके बाद फोर्थ में भी एक लेटर छोड़ के आ जाएगा K, तो यहाँ पर आ जाएगा K। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि L कॉमन है, KL। उसके बाद F, यहाँ पर जो पहला लेटर है यहाँ पर जो तीसरा लेटर है इसका F के बाद यहाँ पर जो सेकंड देखी जाए सीरीज़ तो यहाँ पर H है, F एक छोड़ के H है। उसके बाद यहाँ पर अगला लेटर है H के बाद J, I को छोड़ के, तो J के बाद K को छोड़ के L आता है, तो KLL, A यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाता है D ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। तो हाँ, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 115 यहाँ पर दिया गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं सॉल्व करने के लिए इसको। पहला यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट यू विल बिगिन अ गिवन लिस्ट ऑफ 3 नॉनसेंस वर्ड्स एंड देयर इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 नॉनसेंस वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है वो दिए जाएंगे, जिनका इंग्लिश मीनिंग आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस जो फॉलो होंगे वो पूछे जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि इसको इंग्लिश वर्ड में ट्रांसलेट किया जाए इनटू द इंग्लिश वर्ड्स को हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश वर्ड्स में आपको करना है। तो यहाँ पर
जो कुछ वर्ड्स ट्रांसलेटेड किए गए हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज से। यहाँ पर सबसे पहले ये ट्रांसलेटेड जो है GORBLFLUR, गॉर्बफ्लर, यहाँ पर इसका मतलब है फ़ैन का बेल्ट, फ़ैन बेल्ट इसका मतलब है। उसके बाद है जो ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज है PIXNGORBL का मतलब है सीलिंग फ़ैन, ARTHTUSL का मतलब है टाइल रूफ। तो यहाँ पर अब आपको बताना है, क्वेश्चन में आपको बताना है कि सीलिंग टाइल का मतलब क्या रहेगा। तो इसमें आपको ये सब चीज़ें देखनी है, उसके बाद इन सभी मीनिंग जो कोड्स हैं वो डिकोड करके आपको बताना है इसका मीनिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा डी, पीक्स नॉर्थ इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर कैसे गॉर्बल, क्योंकि जो आपको बताया कि GORBL गॉर्बल, गॉर्बल का मतलब है फ़ैन, क्योंकि फ़ैन बेल्ट इसका मतलब था, तो इसका मतलब है फ़ैन। उसके बाद क्योंकि सेकंड में भी देखा जाए तो गॉर्बल कॉमन है, पर इसमें फ्लर नहीं है, तो गॉर्बल का मीनिंग यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसका फ़ैन है। फ्लर का मीन बेल्ट है, पिक्सन का सीलिंग है, अर्थ का टाइल है, और TUSL का है मीन रूफ है। तो यहाँ पर आप इसको मिक्सअप करके ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों अब हमारे पास आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। डायरेक्शंस दी गई 116 से लेकर 120 तक। ये कॉम्प्रहेंशन आपने अच्छे से पढ़ना है पैसेज को और आंसर करना है इन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। तो पैसेज इस तरीके से, अ वेल ड्रेस्ड यंग मैन एंटर्ड इन अ बिग टेक्सटाइल शॉप वन इवनिंग. He was able to draw the attention of the salesman who thought him rich and likely to make heavy purchases. He was shown the superior varieties of suit lengths and saris, but after casually examining them, he kept moving to the next section, where ready-made goods were being sold, and further on to the hosiery section. By then, the salesman had begun to doubt his intentions and drew the attention of the manager. The manager asked him what exactly he wanted, and he replied that he wanted courteous treatment. He explained that he had come to the same shop in the casual dress that morning and drawn little attention. His pride was hurt, and he wanted to assert himself. He had come in good dress only to get decent treatment, not for getting any textiles. He left without making any purchases. तो आपको ये पैसेज पता चल गया होगा, इसका मीनिंग है जो कि एक वेल ड्रेस्ड यंग मैन जो टेक्सटाइल शॉप में आया उस इवनिंग में, तो वहाँ पर जो मैनेजर था उसको ये लगा कि बहुत ज़्यादा हैवी परचेजेस ये करेगा। उसके बाद जो है उसके ऊपर डाउट होने लगा उसको। तो उसके बाद वो जो आदमी था उसने ये कहा कि वो सिर्फ उसको अटेंशन चाहिए, उसको कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस पैसेज में मेंशन की, आप इसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछा गया है, द यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड बिकॉज, क्यों ये वेल ड्रेस्ड था, आपको पता है क्यों वेल ड्रेस्ड था, क्योंकि ही वांटेड टू इम्प्रेस द सेल्समैन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद द सेल्समैन इन द शॉप और डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु पे अटेंशन टू। सेल्समैन जो था शॉप का, वो इस तरीके के से डिस्क्राइब किया गया है कि वो लोगों को अटेंशन तभी देता था, कब देता था, जब वो रिच कस्टमर्स होंगे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है, यंग मैन मूव्ड अवे टू द होजरी सेक्शन बिकॉज। होजरी सेक्शन में वो क्यों मूव किया, क्योंकि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन परचेज, क्योंकि वो उसको कोई चीज़ खरीदनी तो थी नहीं, तो वो इसलिए उस तरफ मूव कर गया, तो जिस वजह से सेल्समैन को उसके ऊपर डाउट होने लगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 में यहाँ पर आपको बताना है कि मैनेजर आस्क्ड द यंग मैन व्हाट ही वांटेड बिकॉज। मैनेजर ने यंग मैन से ये चीज़ क्यों पूछी कि उसको क्या चाहिए। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो क्यों चाहिए, क्यों बोला था, क्योंकि सेल्समैन हैड ड्रॉन हिज अटेंशन टू द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द यंग मैन। क्योंकि जो सेल्समैन था उसने मैनेजर से ये कह दिया था कि ये जो आदमी है ये इसका कुछ इंटेंशन अलग ही लग रही है, क्योंकि होजरी सेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, इसको ख़रीदना है नहीं कुछ, तो किस वजह से ये जो उस तरफ ये मूव कर रहा है। तो ये है बी ऑप्शन। इस वजह से इसने मैनेजर ने यंग मैन को पूछा कि वो उसको क्या चाहिए। आखिरी क्वेश्चन जो है इसका इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड है, यंग मैन लेफ्ट विदाउट मेकिंग परचेज बिकॉज। यंग जो आदमी था वहाँ पर जो आया था वो कोई भी परचेज किए बिना वहाँ से लौट गया, क्यों, क्योंकि ही हैड कम ओनली टू मेक अ पॉइंट।
अबाउट द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सेल्समैन टुवर्ड्स कैजुअल ट्रस्ट कस्टमर्स। तो यहाँ पर ये इसलिए ये यहाँ पर परचेज़ किए बिना ही लौट गया, क्योंकि ये वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि जो वहाँ का सेल्समैन था वो जब रिच कस्टमर्स को ही देखता था उसके ऊपर उसकी अटेंशन ज़्यादा रहती थी, पर जो कैजुअल ड्रेसेस में आते थे कस्टमर्स उनके ऊपर उसकी अटेंशन नहीं रहती थी। तो उसके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट पाने के लिए वो इस वजह से आया था, कोई भी उसको परचेज़ नहीं करनी थी उस यंग मैन को। तो इसका सही ऑप्शन, इसका सही आंसर है। दोस्तों ये थे हमारे 120 क्वेश्चंस ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि नई पोस्ट निकली है उसका ये मॉक पेपर है। आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इसमें से बहुत सही किए होंगे। आई होप मैक्सिमम, आई होप सब 100+ ही क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, क्योंकि ये मीडियम लेवल का ये मॉक पेपर था, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। तो आई होप अगर आपने सही क्वेश्चंस किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो क्लासेस चल रही हैं वो भी यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिल रही हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।